नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को बुक वाइज MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को हमने MCQ के फॉर्मेट में देखा और बलूदी जी की पुस्तक हमारी चल रही थी। बलूदी जी की पुस्तक की आज हम सेकंड लास्ट वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारी इस सीरीज़ की 97th वाली वीडियो होगी, जिसमें हम उत्तराखंड में जो लोक भाषाओं में इम्पॉर्टेंट शब्दावली है उनके अर्थों को समझेंगे, साथ में नदियों से रिलेटेड कुछ सवालों को देखेंगे आज की क्लास में। अगर आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हमने जिला सीरीज़ को भी कवर किया था, जिसमें जिलेवार MCQs हमने देखे थे, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस प्रथा का संबंध विवाह से है? तो इनमें से कौन सी प्रथा है जो विवाह से जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अट्टा सट्टा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे सट्टा बट्टा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे गुवर सटो भी कुछ जगहों पर लिखा गया है। ठीक है, बेसिकली यह एक वैवाहिक परंपरा है जिसके अंतर्गत दो परिवारों में लड़की की अदला बदली करी जाती है। यानी एक जगह पर लड़की को दिया जाता है और वहां से उनकी लड़की को बहू के रूप में लिया जाता है। तो यह विवाह से जुड़ी हुई प्रथा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अठवाड़ क्या है? तो अठवाड़ उत्तराखंड में जब कोई मान्यता अपनी किसी व्यक्ति की पूरी होती है तो वह बलि यहां पर चढ़ाता है, जिसे अठवाड़ कहा गया है इस प्रथा को। ठीक है, यानी मान्यता पूरी होने के बाद बलि वहां पर देना। यह प्रथा लगभग अब समाप्त हो चुकी है। साथ में यहाँ पर अबाजू है। अबाजू क्या है? ये एक प्रथा, एक परंपरा है जिसमें कुछ परिवार त्यौहार को नहीं मनाते हैं। दुख की स्थिति में या शोक स्थिति में त्यौहारों को कुछ परिवारों में नहीं मनाया जाता, इसे ही अबाजू कहा गया है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड की लौकिक आस्था एवं विश्वास के संदर्भ में एक ऐसी भेंट जो कामना पूरी होने के लिए देवताओं के निमित्त रखी जाती है, क्या कहलाती है? यानी कामनाएं, इच्छाएं पूरी होने पर देवताओं को यहां पर चढ़ाई जाती है, इसे कहा जाता है उच्चारण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अदर विकल्पों को देखें, अछाड़ा क्या होता है? अछाड़ा जब हम किसी वस्तु को काटते हैं तो उसके नीचे कुछ लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, उसके ऊपर रख के फिर वस्तु को काटा जाता है। ये जो आधार हम बनाते हैं लकड़ी का, इसे ही अछाड़ा कहते हैं। ठीक है, ओडल कई बार हमने देखा है कि जो तूफान आते हैं, आंधी आती है, इनको यहाँ पर राज्य में ओडल कहते हैं। कठाला क्या है आपका? ये जौनसार भाबर क्षेत्र में प्रचलित शब्द है, जहाँ पर जवाई को रखने की प्रथा होती है। जवाई के साथ साथ जो उनके सहायक आते हैं उनको कहा जाता है कठाला। ठीक है, अगला, दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि क्या कहलाती है? दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि, जिसे हम साधारण भाषा में खाई कहते हैं। ठीक है, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनके बीच की जो भूमि होती है उसे खनियट या खाई कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि पूछे या दो चोटियों के मध्य की जो दसी हुई भूमि होती है, यानी उनके बीच की निचले इलाके की भूमि, उसे क्या कहते हैं? खनियट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी शब्दावलियों को देखा था। एक शब्द था आपका दुसांध। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच में जो भूमि होती है उसे दुसांध कहते हैं। ठीक है, दो नाले या नदियों के संगम पर जो भूमि होती है उसे दुमाऊ कहा जाता है। ठीक है, अगला, गढ़वाल मंडल के चार धाम यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्रामालय क्या कहलाते हैं? ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं से आपसे पूछा गया था बलूदी जी की पुस्तक से। ये जो पूर्व काल में यात्रा मार्गों पर विश्रामालय बनाए जाते थे, यानी पड़ाव बनाए जाते थे, इनको चट्टी कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चट्टी, जैसे हमारे यहाँ पर कई सारी चट्टियाँ हैं, जैसे हनुमान चट्टी है, भैरू चट्टी है, फूल चट्टी, जानकी चट्टी, ये सब वही हैं जो यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले पड़ाव हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। चलिए देखते हैं। पहला, उत्तराखंड में दैवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथागान जागर कहलाते हैं।
क्या ये सही है आपका? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दैवी शक्तियों को जागृत करने के लिए देवताओं की स्तुति यहाँ पर करी जाती है, जिनको जागर कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्हें कुमाऊं में भारत, गढ़वाल में पांडव और जौनसार भाबर में जागड़ा कहा जाता है। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। जो जागर हैं हमारे, इनको कुमाऊं में भारत के नाम से, गढ़वाल में पांडव के नाम से और जौनसार भाबर में जागड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नेम जागर है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा बलूदी जी की पुस्तक में जो दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस पुस्तक से डायरेक्ट आपके पेपर में बने हैं। तो ये वाला सवाल भी बन सकता है। किसी वीर योद्धा के अलौकिक तथा अद्भुत पराक्रम से संबंधित गीतों को पवाड़ा कहते हैं। पवाड़ा क्या होते हैं? वीर गीत होते हैं। किसी योद्धा के सम्मान में, उनकी जो उनका पराक्रम था उसके सम्मान में ये गाए जाते हैं, वीर योद्धाओं से संबंधित होते हैं पवाड़ा। ठीक है। इन पवाड़ों को कुमाऊं में कटकू या भड़गान, जो वीर होते हैं उनको भड़ कहा जाता है और इनसे संबंधित गीतों को भड़गान। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपके तीनों कथन यहां पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, कुमाऊं में वनस्पतियों से निर्मित पूजनार्थ बनाई गई देव प्रतिमाएं क्या कहलाती हैं? हमने देखा था कि मिट्टी से बनी रंग बिरंगी जो आपकी मूर्तियां होती थी, प्रतिमाएं होती थी देवी देवताओं के, उनको क्या कहते थे? उनको डिकरा या डिकारे कहते थे। सेम यहां पर भी वही है आपका कि कुमाऊं में वनस्पतियों से निर्मित पूजा के लिए बनाई गई देव प्रतिमाएं भी डिकर या डिकरे कही जाती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पहाड़ी ढलानों पर चौरस भूमि भी पाई जाती है, जिसे कहते हैं। पर्वतीय इलाका है पूरा उत्तराखंड। यहाँ पर पहाड़ी ढलानों पर कुछ कुछ जगहों में हमें चौरस भूमि भी देखने को मिलती है। इन चौरस भूमि को कहते हैं तप्पड़। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुछ क्लासेस पहले जब हमने शब्दावली को देखा था तो उसमें भी एक शब्द आया था तप्पड़। उसका अर्थ क्या था? कि पहाड़ों की ढलान पर बनी हुई चौरस भूमि। बस उसी को और थोड़ा सा लेंथी यहाँ पर किया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी ढलानों पर जो चौरस भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तप्पड़ कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा नदियों के जो हमारे नदी तट होते हैं उनके किनारे जो रेतीली और कंकड़ पत्थर वाली भूमि होती है, यानी नदियों के किनारे जो समतल भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बगड़ कहा जाता है। ठीक है। किसी लोक देवता के किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होने को क्या कहते हैं? तो किसी लोक देवता के किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होने को नौताड़ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली कुमाऊनी में किसी लोक देवता जब किसी व्यक्ति पर वे अवतरित होते हैं तो इसको कहा जाता है नौतान। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा टिहरी रियासत के समय प्रजा पर राज्य की ओर से आरोपित एक प्रकार का कर था? तो टिहरी रियासत में इनमें से कौन सा एक प्रकार का टैक्स था? ये था आपका पातना बिसाऊ। कुछ जगहों पर पाला बिसाऊ भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। ये जो पाला बिसाऊ कर होता था, इसके तहत बेसिकली जो व्यक्ति होते थे, जो नागरिक होते थे टिहरी रियासत के, उनको हर साल पशुओं के लिए घास देनी होती थी, राज कर्मचारियों के लिए पैसे देने होते थे, चावल देना होता था, गेहूं देना होता था, घी देना होता था। ठीक है। अगला, पवित्र तीर्थ स्थल ब्रह्मकपाली कहाँ पर है? तो एक पवित्र तीर्थ स्थल है ब्रह्मकपाली। इसे बिहार में जो गया है उनके समकक्ष माना जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यह जो ब्रह्मकपाली है ये आपके बद्रीनाथ धाम के निकट है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी किस जनपद में है? अगर जनपद पूछ लिया जाएगा तो चमोली जनपद में स्थित है। इसे ब्रह्मा का 5वां कपाल या कपाल मोचन भी कहते हैं। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। फिर से 3 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाला सही है। पहला, उत्तराखंड में भोटांतिक जनजाति समुदाय में पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान रंग-बंग मिलन गृह होते थे। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो हमें वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलता है, नाइट क्लब वहां पर होते हैं, ऐसे ही नाइट क्लब भोटिया जनजाति में होते हैं जिन्हें रंगबंग कहा गया है। तो रंगबंग क्या है? भोटिया जनजाति के मिलन गृह। ठीक है। इन मिलन ग्रहों का नियंत्रण एवं संचालन किसी विवाहिता युवा महिला के द्वारा ही किया जाता है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है।
सामाजिक चेतना के साथ अब यह प्रथा विच्छिन्न हो गई है, यानी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो मिलन ग्रह पहले किस जनजाति में प्रचलित थे? भोटिया जनजाति में प्रचलित थे। इनका संचालन जो विवाहिता युवा महिला होती थी वो इसका संचालन करती थी, इसको नियंत्रित करती थी, और अब यह प्रथा लगभग बंद हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पूछा है कौन सा सही है, तीनों के तीनों आपके सही हैं। अगला, पहाड़ों पर बड़ी नदियों व सामान्य गाढ़ गदेरों के अतिरिक्त मात्र वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी छोटी जलधाराएं भी प्रवाहित होती हैं जो कहलाती हैं। यानी पहाड़ों पर बड़ी बड़ी नदियां आपको देखने को मिलती हैं, गाढ़ गधेरे देखने को मिलते हैं। इनके अलावा हमें छोटे छोटे जल स्रोत जलधाराएं देखने को मिलती हैं जिन पर जल केवल वर्षा काल में ही होता है। इनको कहा जाता है रौली। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रौली क्या होती है? वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी छोटी जल धाराएं। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है गाढ़ क्या होता है? तो पहाड़ी नदी को, जो छोटी पहाड़ी नदी होती है उसे गाढ़ कहते हैं। ठीक है, आपसे एक पेपर में सवाल आया था सीमार किसे कहते हैं? दलदली भूमि को कहा जाता है सीमार। ठीक है, अगला, खलंगा स्मारक किस जनपद में स्थित है? देखिए, खलंगा जो स्मारक है आपका खलंगा, यह देहरादून में स्थापित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया था तो देहरादून में खलंगा पर गोरखा सेनापति के द्वारा यहाँ पे जो ब्रिटिश कमांडर आया था जनरल जिलेस्पी, वो मारा गया था। सवाल पेपर में बना हुआ है कि इनमें से किस जनरल की मृत्यु खलंगा के दुर्ग में हुई? तो वो है आपका जनरल जिलेस्पी। ठीक है, यहीं पर वो मरा था खलंगा में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो खलंगा है बेसिकली भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक संरक्षित स्मारक भी है, इसीलिए आपने इसको ध्यान भी रखना है। देहरादून में और भी संरक्षित स्मारक हैं जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अशोक का कालसी अभिलेख शामिल है, जगतग्राम बाड़वाला जो सीलवर्मन ने बनवाया था वो भी शामिल है, लाखा मंडल का जो अद्भुत शिव मंदिर है वो भी शामिल है, हनौल का महासु देवता मंदिर वो भी शामिल है। ठीक है, अगला, रक्षक देवाल मंदिर निम्न में से किस जनपद में है? जो रक्षक देवल मंदिर है यह भी जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा संरक्षित स्मारक है। रक्षक देवल मंदिर आपके बागेश्वर में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बागेश्वर के प्रमुख मंदिर जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षण में रखे गए हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, बागेश्वर आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, दंडेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? देखिए, दंडेश्वर मंदिर समूह जो है आपका यह जागेश्वर में आता है। ठीक है, यानी ये अल्मोड़ा में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा के भी काफी मंदिर समूह हैं जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। उनमें मृत्युंजय मंदिर समूह शामिल है, गुर्जर देव मंदिर शामिल है, इसके अलावा कुबेर मंदिर समूह, दंडेश्वर मंदिर समूह, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अगला, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जिसे ढाईजुली गाड़ या सूली गाड़ भी कहते हैं, पश्चिमी नयार को इन नामों से भी जाना जाता है। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं जो हमारी नयार नदी है ये दो जलधाराओं से मिलकर, दो नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें एक है हमारी पूर्वी नयार नदी। ये दूधातुली श्रृंखला के जखमूली धार श्रेणी से आती है। शुरुआत में इसको सियूसी गाड़ या केन्यूर गाड़ के नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी है पश्चिमी नयार नदी। पश्चिमी नयार नदी जो है आपकी ये दूधातुली श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी ढाल से आती है। शुरुआत में इसे शिवली गाड़ या डाइजुली गाड़ के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियों का संगम सतपुली के निकट होता है, वहीं पर से ये नयार नदी के नाम से आगे बहती है। नयार नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसे नवालका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका ज्वाल्पा देवी मंदिर। यह मंदिर किस नदी के तट पर है? पूर्वी नयार या पश्चिमी नयार? ध्यान रखेंगे, पश्चिमी नयार के तट पर है। ठीक है, उत्तराखंड की दो नदियों रुपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? देखिए, जो टोंस नदी है हमारी ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, यमुना से ज़्यादा जल भी लेकर ये आती है। यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है टोंस। टोंस नदी बनी हुई है दो नदियों से मिलकर के। एक नदी है रुपिन और एक नदी है सुपिन। ठीक है,
जो रुपिन नदी है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है। सुपिन नदी आपके बंदरपूंछ पर्वत के नजदीक से जो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर है वहां से आती है। इन दोनों नदियों का संगम आपके उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तराखंड में टोंस नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 148 किलोमीटर टोंस की नदी की लंबाई है। ठीक है, टोंस नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह कालसी और डाक पत्थर के बीच में यमुना से मिल जाती है। अगला, गुंजी, तवा घाट, झूला घाट, टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य के किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो नदी किनारे स्थित जो हमारे इंपॉर्टेंट शहर हैं, नगर हैं, धाम हैं, पूछ लिए जाते हैं। गुंजी है, तवा घाट है, झूला घाट है, टनकपुर है, यह आपके सभी के सभी काली नदी के तट पर बसे हुए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो गुंजी है यहीं पर काली और कुठियांगटी का संगम होता है। ठीक है, कुठियांगटी के बाद तवा घाट में खेला नामक जगह पर पूर्वी धौली गंगा आकर मिल जाती है किससे? काली नदी से। झूला घाट में काली नदी में चमेलिया नदी आकर मिलती है और टनकपुर के पास जो पूर्णगिरि तीर्थ है वहां से यह नदी नेपाल में एंटर कर जाती है। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? जो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियां हैं आपकी, ये दोनों की दोनों दुगड्डा में आपस में मिलती है। दुगड्डा किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? दुगड्डा लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर है। इन दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बनती है उसे कहते हैं खो नदी। ठीक है, अगला, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटद्वार इसी खो नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, मालिनी नदी अगर विकल्प में होता तो जल्दबाजी में आपने उस पर टिक नहीं करना है। मालिनी नदी के तट पर कर्ण आश्रम स्थित है। ठीक है, कोटद्वार से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है कर्ण आश्रम। आपसे कोटद्वार पूछा है, कोटद्वार में प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर भी है। दोनों का अगर पूछेगा कि कौन सी नदी के तट पर है तो खो नदी आपने टिक करना है। खो नदी जो दुगड्डा से यहां पर बनती है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के मिलने से। ठीक है, कोटद्वार से पार करके धामपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? खो नदी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और प्रमुख नगर हमारे कौन कौन सी नदी के तट पर है? जैसे गौला नदी के तट पर नगर पूछ लिए जाते हैं तो रानी बाग आपका, काठ गोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, ये गौला नदी के तट पर हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा तवा घाट और झूला घाट हो गया, गुंजी हो गया, ये काली के तट पर है। धारचूला, जौलजीवी ये भी उसी के तट पर माने गए हैं। ठीक है, श्रीनगर अगर हो गया, अगर वो पूछा जाएगा तो अलकनंदा के तट पर है श्रीनगर। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम हो गया मुख्य तौर पर, हालांकि वहां पर श्रीगंगा आती है लेकिन मुख्य तौर पर बड़ी नदी जो है वो अलकनंदा है। गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, गौचर ये सब अलकनंदा के तट पर बसे हुए हैं। केदारनाथ धाम हो गया, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये आपके मंदाकिनी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, थराली हो गया जो चमोली का है, सिमली हो गया, कर्णप्रयाग ये पिंडर के तट पर बसे हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर कवर किया। पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लास्ट वीडियो जो हमारी होगी इस सीरीज़ की, उसमें हम उत्तराखंड की और उत्तराखंड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके लेखकों के बारे में बात करेंगे, पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।